Hi everyone. So, in this lecture, we will be continuing with the past year questions of macroeconomics, and we will be doing 2025 June attempt. Before we start, the sectional test, that is a mock test which is just having the questions of microeconomics, is now available without any cost. You can check the description box below. So, with that, let's start. The first question with respect to macro in June 2025 attempt is you have to match the following. लिस्ट वन में यू आर गिवन सम कॉन्सेप्ट्स एंड लिस्ट टू में आपको इकोनॉमिस्ट के नाम दिए गए हैं जो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं. ये वाले क्वेश्चंस बहुत एलिमिनेशन मेथड से ही ज्यादातर होते हैं बिकॉज पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हमें चारों इकोनॉमिस्ट या सारे कॉन्सेप्ट्स के इकोनॉमिस्ट और उनका कॉन्सेप्ट मैप करना आ जाए. So, my suggestion to approach such questions would be have a look at the concepts. सबसे ज्यादा पॉपुलर पैराडॉक्स ये वाला है. जनरली हो सकता है आपको कोई और पता हो, बट जनरली मैं ज्यादातर बच्चों को मन में लेके ये बात कह रही हूँ कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स सबको पता है कि एडम स्मिथ ने दिया था. यहां से मैंने ये स्टैब्लिश कर लिया है कि बी तो पक्का 4 है. मुझे दिख रहा है कि B4 थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में है, तो मैं 1 और 2 एलिमिनेट कर देती हूँ. मुझे ये दिख रहा है कि दोनों में ही A3 है, तो मुझे A को देखने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं C को देखती हूँ. C है वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स. ये दिया था आपके AC पिगो ने, तो मुझे पता है C is 2. बस मेरे को मेरा आंसर मिल गया है. मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है, पर अब मैं आपको सारे ऑप्शंस और इकोनॉमिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी बिकॉज ताकि आप नोट्स बना पाओ अब. सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है ये आपके कीन्स ने दिया था 1936 में अपनी बुक में जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ने ये बोला था कि अगर हर इंसान सेव करने लग जाता है तो आयरनी है इसकी सब सेव कर रहे हैं ताकि उनका पैसा बढ़े, बट पूरी इकोनॉमी में जब सब लोग सेविंग्स करने लग जाते हैं तो फिर पूरी इकोनॉमी का एक्चुअली एग्रीगेट आउटपुट गिर जाता है. सब लोग सेव कर रहे हैं, कोई कुछ खरीद नहीं रहा, तो इनकम फ्लो नहीं हो रही है, चीजें नहीं बन रही है, एंड अल्टीमेटली सबकी अपनी खुद की इनकम गिर जाती है. सो दैट इज द पैराडॉक्स थिंग कि इंटेंशन तो है सेविंग्स करके पैसे बढ़ाएंगे, बट सब अगर पैसे बढ़ाने के लिए सेव करते हैं और कोई कुछ स्पेंड नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली आपके पास भी पैसा नहीं आ रहा है. वाटर डायमंड पैराडॉक्स वाज गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776. इसमें ये था कि पानी डायमंड से ज्यादा एसेंशियल है बट फिर भी पानी डायमंड से सस्ता है, तो यूजफुलनेस से प्राइस डिसाइड नहीं होता है, ये पैराडॉक्स था. फिर वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स जो है वो 1933 में पिगो ने दिया था, और उसने उन अपनी किस वर्क में दिया था, दैट इज थियोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इसमें उन्होंने ये बोला था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ये कहा था ना वेज रेट कम कर दो तो लेबर डिमांड बढ़ जाएगी. उसने कहा था ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों? वेज रेट कम करोगे, सब लोगों के पास कम पैसे पहुंचेंगे, तो अल्टीमेटली फर्म्स के पास क्या पर्पस होगा लेबर बढ़ाने का? नहीं होगा, तो नेसेसरीली वेज कट लेबर डिमांड नहीं बढ़ाता है. ये वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स था. मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स आपके 1950 में बोल्डिंग ने दिया था इन हिज वर्क रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसने बोला था कि पैराडॉक्स ये है कि मैक्रो पे बात जो एप्लीकेबल है वो माइक्रो पे हो सकता है एप्लीकेबल ना हो. और इसका एक एग्जाम्पल है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. माइक्रो पे गुड, इसे सेव करो पैसा बढ़ेगा, पर मैक्रो में अगर सब पैसा एक्चुअली सेव करने लग जाएंगे तो सही नहीं है.
So this was your summary. I have inserted this table here. Concept, किसने दिया, किस साल में दिया और किस बुक में दिया. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और टेक योर नोट्स. यही चीज मैंने ऊपर समझाई भी है पर यहाँ लिख भी दिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू लूकस क्रिटिक, it assumes monetary policy to not to be neutral with respect to real variables. आप इसमें कैसे, आपको इस क्वेश्चन में लूकस क्रिटिक की बातों को बताना है. उसने ये तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी रियल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल नहीं होती. मतलब न्यूट्रल नहीं होती मतलब वो रियल वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करती है. बट लूकस क्रिटिक ने क्या बोला था कि नहीं करती है. लूकस क्रिटिक एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस के ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं. एंड लूकस क्रिटिक का कोर आइडिया ये है कि इकोनॉमी में जब पॉलिसी चेंज होती है तो लोग बदल जाते हैं. मतलब इंटरेस्ट रेट अगर आज कम हो रहा है, अनाउंसमेंट हुई है, तो लोगों का बिहेवियर चेंज होगा. और इस वजह से जो मॉडल्स हैं और ओल्ड वो इनवैलिड हो जाते हैं. क्यों इनवैलिड होते हैं? क्योंकि लोग समझदार हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं और अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं. इस सबको मन में रखते हुए अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो. मॉनेटरी पॉलिसी नॉट टू बी न्यूट्रल. नहीं, न्यूट्रल है क्योंकि लोगों ने अपने मॉडल बदल लिए हैं और वो पॉलिसी का इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं आने देंगे. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ड्रिफ्टिंग कोएफिशिएंट्स कैन मेक मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स मोर रिलायबल. एग्जैक्ट ऑपोजिट. कोएफिशिएंट बदल जाते हैं तभी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोएफिशिएंट्स गलत बात ही बताते हैं. ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एफिशिएंट बोल रहा है y इक्वल्स टू 2x. पॉलिसी के आने के बाद y इक्वल्स टू 3x इक्वेशन हो गई है. तो ये ड्रिफ्ट होने की वजह से y इक्वल्स टू 2x अब कम रिलायबल है ना. पर ये कह रहा है मोर है. नहीं है. ये जो इक्वेशन है, आप प्लीज इसको मैथ्स के टर्म्स में मत सोचना. इसका मतलब ये है कि अगर x वेरिएबल का और y से कुछ रिलेशन है तो पॉलिसी चेंज होने के बाद वो चेंज हो जाता है. थर्ड पॉइंट, Keynesian models correctly consider the impact of policies on future expectations. इसने कीन्स पे ही अटैक करा था और बोला था that no, Keynesian policies लोगों समझती हैं कि लोगों को कुछ आता ही नहीं है और इसीलिए वो बोलता है कि पॉलिसीज इफेक्टिव होती हैं. राइट. तो इसने बोला था कि गलत बात है ये. फोर्थ पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ मॉडल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिसी प्रिडिक्शंस. यही तो पूरी बात है कि पैरामीटर्स मॉडल के इतने स्टेबल होने चाहिए कि सारी पॉलिसी चेंजेस होने के बाद भी आपकी पॉलिसी वो तभी सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर वो स्टेबल होंगे. तो फोर्थ इज पॉइंट इज आवर आंसर. ठीक है. क्वेश्चन 75. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ISLM इन क्लोज्ड इकोनॉमी. सबसे पहले इफ ये पढ़ो, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज. तो मतलब ये कह रहा है आपका आपका अगर IS कर्व सबसे पहले देखते हम बना लेंगे ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें. ये आपका IS है, ये आपका LM है. उसने कहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो ये आपका IS डैश है. अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. इंक्रीज इन इनकम बाय मल्टीप्लायर टाइम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. यस, आपकी अगर इनकम इतनी थी, आपकी अगर इनकम इतनी थी, इंक्रीज इन इनकम, तो जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है
Just give me a second. I'm so sorry. The internet was acting weird. Yeah. Increase in income by multiplier times government expenditure. जो फिस्कल मल्टीप्लायर होता है उसी से तो नई इनकम आती है और इनकम बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुई. Sec B point. Shift in IS curve to the right, leading to disequilibrium in money market at the given level of interest rate. ये देखो, वो ये बोल रहा है कि IS के शिफ्ट होते ही जो ये इकोनॉमी में जो ये इंटरेस्ट रेट है, IS के शिफ्ट होते ही यहाँ पे LM कर्व तो नहीं लाई कर रहा. ये वाला जो A पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप LM कर्व के राइट पे हो. इस पॉइंट पे यहाँ पे मनी डिमांड ज्यादा है, राइट? तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया. वो उस डिसइक्विलिब्रियम की वजह से ही तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है. एनी पॉइंट टू द राइट ऑफ LM हैज मोर मनी डिमांड, क्योंकि आउटपुट यहाँ ज्यादा इस एरिया में ज्यादा है. जब ये मनी डिमांड ज्यादा होती है मनी सप्लाई से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाता है और तभी हम इक्विलिब्रियम में ए से इस पॉइंट पे मूव करने भी लगते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है. क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड, आई एम श्योर ये सी होगा. क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड विल बी हायर. वही जो मैंने बोला, सो सॉरी, ए पॉइंट पे मनी डिमांड ज्यादा है, तो ये बात भी सही है. डी सेज इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज. इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो बात है ये बात गलत हो गई. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड बढ़ती तो है, पर इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. ये कह रहा है इंक्रीज, तो ये गलत है. आंसर इज ABC, ये रहा. अब क्या हमें सारी स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत थी? मैंने पढ़ाई क्योंकि मैं पास्ट ईयर्स पढ़ा रही हूँ, बट अगर हम एग्जाम में होते तो हम कैसे करते? ऐसे हम बोलते हमने ए स्टेटमेंट पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली हमें ऐसा ही ऑप्शन चुनना है जिसमें ए है, और हमारे पास आंसर आ जाता. अगर आप ए स्टेटमेंट के बारे में श्योर नहीं हो, तो आप ये तो श्योर हो कि डी तो पक्का ही नहीं हो रहा. ISLM में ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा. तो जिस ऑप्शन में डी नहीं है वो ऑप्शन है, वो भी 3 है. सारी स्टेटमेंट्स नहीं भी समझ आ रही तब भी एक भी आ रही है, तो हम चांस है कि हम आंसर कर पाएंगे. नेक्स्ट. Which of the following are not an assumption of policy ineffective? Ineffective proposition. पॉलिसी इनफेक्टिवनेस बेटा हमेशा रैशनल एक्सपेक्टेशंस, जो कि आपके न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, उससे एसोसिएटेड है. तो ये बात तो हमेशा अब मन में बिठा ही लो कि न्यू क्लासिकल रैशनल, थोड़ा सा कीवर्ड्स को और कॉन्सेप्ट्स को बिठाओ. क्यों इनफेक्टिवनेस है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक रेपो रेट के एग्जांपल से अच्छे से समझाया है कि जब हम रैशनली प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्या होने वाला है तो पॉलिसी फेल हो जाती है. तो which are not assumptions of policy effectiveness proposition? Rational expectation वो है, वो assumption है, पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं है. तो अगर सिंस रैशनल एक्सपेक्टेशन है मतलब ये आंसर तो नहीं है. पॉलिसी चेंजेस आर नॉट anticipated. That is not an assumption. क्यों? रैशनल एक्सपेक्टेशंस अज्यूम करता है कि सबको पॉलिसी चेंजेस पता होते हैं. तो अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो ये assumption ट्रू है. अब ये assumption अनट्रू है और हमसे अनट्रू बात ही पूछ रहा है, मतलब ये आंसर ठीक है. इकोनॉमिक एजेंट्स हैव फुल इंफॉर्मेशन, ये assumption है. सिंस ये assumption है तो ये आंसर नहीं है क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है. नॉमिनल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, ये assumption है. पॉलिसी चेंज होती है तो इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होता है, ये assumption है हमारी. तो अगर ये assumption हमारी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है. आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर एट देयर नेचुरल लेवल. आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर एट देयर नेचुरल लेवल, ये कोई assumption नहीं है.
ये मॉडल का आउटकम और प्रिडिक्शन है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं, ये एजम्पशन नहीं है, मतलब ये आंसर है। तो क्या बचा, बी एंड डी। अब इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती थी। अगर आपको पक्का पता है कि बी मेरा आंसर है, तो बी तो तीन ऑप्शन, दो ऑप्शंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट हमें ये भी पता है कि हमारा ए हो ही नहीं सकता, तो हमने एलिमिनेट करा और वन निकाल लिया। ठीक है, एलिमिनेशन भी बता दिया, कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए। आंसर इज ऑप्शन वन, नंबर वन, बी एंड डी ओनली। आगे चलते हैं। Which of the followings are true about new classical approach? The main protagonist was Lucas Jr. Yes, Lucas critique, neoclassical, rational expectations. Rational expectation वाला है ये। आई एम जस्ट राइटिंग सो दैट अगर आप नोट्स में कहीं ये बातें लिखना चाहें, बाकी क्वेश्चंस में काम आ सकती है, तो ये है। इट इज बेस्ड ऑन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। नो, मैंने अभी बता दिया रैशनल है तो अडेप्टिव नहीं होगा। नो, इट वॉज, अब देखो जहां पे भी बी है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, तो बस आंसर तो आ गया। एग्जाम में ऐसे करना, पर अब मैं पूरा पढ़ाऊंगी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s, दिस इज फॉल्स। न्यू क्लासिकल अप्रोच 1970s में आई थी, इसका आंसर है राशनल। कंप्लीट वेज प्राइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यस। क्लासिकल्स ने बोला ना सब एडजस्ट हो जाता है, सबको सब कुछ पता होता है, नॉमिनल वेरिएबल्स एडजस्ट हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्राइसेस और रैंडम एरर। क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि न्यू क्लासिकल में, रैशनल एक्सपेक्टेशन में, एक्सपेक्टेशन और जो चीज रियलिटी में हुई है उसका डिफरेंस बहुत रैंडम होता है, क्योंकि वो अनप्लान्ड अनएंटिसिपेटेड होता है। यही बात लिखी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉन्सेप्चुअली भी आंसर हो गया है, एलिमिनेशन से भी हो गया है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। If the value of the Keynesian investment multiplier is 4, then which one of the following will be the corresponding saving function? बहुत सिंपल है बेटा। Keynesian का जो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - MPS, या फिर 1/1 - MPC। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सिंस सेविंग्स फंक्शन दिए हैं, तो मैं एमपीएस को अपने फॉर्मूले में लेके चलूंगी। तो 1/MPS बोल रहा है 4 है, मतलब एमपीएस 0.25 है। ठीक है, ऐसा सिर्फ थर्ड फंक्शन में हो रहा है। मेरा आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111। According to classical economics, an increase in government deficit leads to a shift in demand for loanable fund to the right। जब गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बड़ी है, मतलब जी बड़ा है, राइट, तो इस वजह से इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब इकोनॉमी में आप आप इसको ऐसे समझो कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपका क्या, व्हाट इज, हाउ आर द नॉमिनल वेरिएबल्स वर्किंग? योर इंटरेस्ट रेट विल राइज, बिकॉज जब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सबको लोन लेना है, तो लोनेबल फंड्स की डिमांड बढ़ेगी और इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन राइट है। अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट नहीं, अभी देख लिया हमने क्यों नहीं होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि लोग लोन लेना चाहते हैं, तो इन, ओके, इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, सब लोगों को लोन लेना है, ताकि वो दे वांट लोन बिकॉज दे सी दैट थिंग्स आर गोइंग वेल इन द इकोनॉमी, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है।
एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो इंक्रीज तो नहीं है आंसर। इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन। सब लोग सेव करने भाग जाते हैं अपना पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, राइट? नोबडी वांट्स टू कंज्यूम, तो लोग वाई सी प्लस एस, सब लोग को लगता है सेविंग्स करो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कंज्यूम बाद में करेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन दैट बैलेंसेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस, ये भी समझा दिया क्यों होगा, ये भी बता दिया ऊपर क्यों होगा। तो आंसर इज ए डी ई। अब आप सोचो एलिमिनेशन से कैसे करते, जैसे मैं हर क्वेश्चन में बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a context of ISLM, a higher MPS results in। सो IS कर्व में क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन स्लोप की तरफ बात कर रहे हैं हर ऑप्शन में। तो मैं IS का स्लोप का फॉर्मूला याद करती हूँ, विच इज 1 - C/-B। जो ये C है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और ये B इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी जो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड समथिंग टू दिस क्वेश्चन। गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग हो ही इसलिए रही है क्योंकि गवर्नमेंट लोन लेके कर रही है, और इस वजह से भी लोनेबल फंड्स की डिमांड बढ़ी है, और इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और इस वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। जस्ट वांटेड टू गेट दिस क्लैरिफिकेशन। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, सो क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड बढ़ हायर है, मतलब ये जो सी है ये बढ़ रहा है, मतलब न्यूमेरेटर कम हो रहा है। कैसे? 1 - समथिंग में माइनस वाली टर्म अगर बढ़ जाए तो ये पूरी चीज तो गिर रही है। जब ये पूरी चीज गिर रही है, अगर मैं, तो मॉड लेते हैं स्लोप का। मॉड मतलब मुझे नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू से जानना है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये बढ़ कम हो रही है, न्यूमरेटर कम होता है तो गिरता है। स्लोप गिर रहा है मतलब आईएस फ्लैटर हो रहा है। वो किस ऑप्शन में है? वो सिर्फ इस ऑप्शन में है, मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया है। समझने के लिए एक बात और समझते हैं कि स्टीपर क्यों होगा विद हायर स्पेंडिंग। आपका एग्रीगेट डिमांड ऐसा ही तो दिखता है। अगर लोग बहुत ज्यादा अपनी इनकम में से स्पेंड कर रहे हैं, मतलब हर इनकम इंक्रीज पे एडी, अगर इनकम पे इतना स्पेंडिंग है, तो जैसी इनकम बढ़ती है लोग अपना डिमांड बहुत बढ़ा लेते हैं, तो मतलब इतनी तेज बढ़ रहा है, तो मतलब स्टीपर एडी। तो स्टीपर एडी एंड फ्लैटर आईएस आर सिनोनिमस। ये थोड़ा सा मन में बिठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of classical economics, an increase in money supply causes। बहुत सिंपल है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा था कि सप्लाई तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड ही रहती है, सब लोग काम कर रहे होते हैं, सारे वेरिएबल सेटल हो जाते हैं। तो अगर सब मनी सप्लाई बढ़ा दो, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा दे दो, वो लोग थोड़े टाइम ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो एडी तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट अल्टीमेटली इकोनॉमी में उतना ही है, तो बस प्राइस बढ़ जाएगा पर आउटपुट को कुछ नहीं होगा। पी से पी डैश हो जाएगा पर उसको कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट। ये रहा आंसर। एएस को क्लासिकल में कुछ होता ही नहीं है। नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ओनली प्राइस इंक्रीजेस, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो ही इसलिए रहा है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड राइट पे जा रही है, तो ये टू ऑप्शन ठीक है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 134 इज, ओके दिस इज डन, हाँ जी सॉरी। योर क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी इंक्रीज इन सेविंग रेट से क्या होता है? न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी कुछ नहीं है, सोलो है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था सोलो जिसने ग्रोथ थ्योरी दी थी। अब सोलो मॉडल को सोचते ही थोड़ा इजी हो गया होगा।
सेविंग रेट जब सोलो मॉडल में बढ़ता है तो हमारी ग्रोथ रेट आउटपुट की होती है, बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो ग्रोथ रेट फिर कांस्टेंट हो जाती है। ऐसे ही तो होता है। अगर हमारा ये इन्वेस्टमेंट कर्व होता है, ये डेप्रिसिएशन लाइन होती है, सेविंग्स रेट के बढ़ने से क्या होता है, सेविंग्स रेट इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर चला जाता है, बट फिर यहाँ आके हम बोलते हैं ग्रोथ रेट रुक गई। तो कह रहा है ना ऑप्शन, शॉर्ट रन में ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। इंक्रीजेस लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, लॉन्ग अभी बताया नहीं हो सकता, वो शॉर्ट रन होता है, जब तक ये नया स्टेडी स्टेट आता है बात खत्म हो जाती है, लॉन्ग रन में नहीं बढ़ता। डिक्रीजेस द स्टेडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशियो, नहीं, कैपिटल लेबर रेशियो यहाँ का ज्यादा है ना, पिंक वाले पॉइंट से ज्यादा है ना, रेड वाला, ये देखो ये ज्यादा है, ऑप्शन गलत है। डिक्रीजेस लॉन्ग रन लेवल ऑफ कैपिटल एंड आउटपुट, नहीं, बढ़ाता है आउटपुट और कैपिटल को, तो नहीं। So with this we are done with June 2025, and in the next lecture we will continue with the 2024. Repeating it again, your new sectional test of microeconomics is live on the website. Please check the description box. It is free of cost. Thank you. Hi everyone. So in this lecture we will be continuing with macroeconomics past year questions. Today we will be going to discuss December 2024. So let's start. In the new classical macro model, in the new classical macro model है, unanticipated shock नहीं है, मतलब anticipated है। We may have voluntary unemployment, involuntary unemployment, disguised unemployment, cyclical unemployment, natural. तो न्यू क्लासिकल में बेटा हमेशा आपका जब भी कुछ एंटिसिपेटेड है, इट मीन्स इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है, बिकॉज सबकी एक्सपेक्टेशंस परफेक्टली शिफ्ट होती हैं, तो सब जो सोचते हैं वही होता है। तो जब डिजायर्ड, व्हेन यू आर डिजायरिंग और एक्सपेक्टिंग समथिंग और वो ही एक्चुअल निकलता है, इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर आपके इकोनॉमी में एंटिसिपेटेड शॉक है, बस आपने एंटिसिपेट कर लिया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि लोगों ने सोचा उन्हें काम मिलेगा और फिर नहीं मिला। लोगों ने सोचा उन्हें काम नहीं करना और इसलिए उनके पास काम नहीं है। दैट इज व्हाट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यू वांटेड टू बट यू कैन नॉट। ऐसा न्यू क्लासिकल या रैशनल एक्सपेक्टेशंस में होता ही नहीं है। सो न्यू क्लासिकल मैक्रो मॉडल ने रैशनल एक्सपेक्टेशन ही तो दिया था। इसमें ऐसा होता ही नहीं है कि एंटिसिपेट कुछ करो और फिर वैसा नहीं होता। तो जब आपको ऐसा नहीं हो सकता कि इफ यू वांट वर्क तो नहीं है, यू विल मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल गेट वर्क। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इनवॉलंटरी नहीं होगा। अब हमें पता है कि 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि ए तो पक्का आंसर है, राइट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कॉन्सेप्ट लेबर इकोनॉमिक्स का है, ये यहाँ पर आता ही नहीं है, इसकी बात ही नहीं करते। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। अगेन, इफ यू एक्सपेक्ट दैट कल मार्केट में वेज रेट गिरने वाला है बिकॉज ऑफ सम रीजन, you will automatically, the laborer will automatically set his expectations according to that and then he will get hired. एक बार और समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आज मार्केट में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल सैलरीज गिर जाएंगी, तो लेबरर को पता है ये बात और वो उसी हिसाब से अपनी लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई का ग्राफ भी शिफ्ट कर देता है। मतलब वो अवेलेबल हो जाता है टू वर्क एट लो, इन लो वेज।
तो जब वो अवेलेबल हो जाता है टू वर्क एट लो वेज, तो वो एम्प्लॉयड है। पर अगर वो फिर भी काम नहीं कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, इसीलिए इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और साइक्लिकल भी नहीं है। क्योंकि साइक्लिकल में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग चाहते हैं काम करना पर उन्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि इकोनॉमी खराब चल रही है, ये भी नहीं होता है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो इकोनॉमी में हमेशा कभी ना कभी चल रहा होता है। वॉलेंटरी एंड फ्रिक्शनल मिला के ही तो अनएम्प्लॉय नेचुरल बनता है। तो वॉलेंटरी है मतलब नेचुरल भी है। तो ए एंड ई इज आवर आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, I'll just change the color, I think it's not very visible. There is an inverse relationship between rate of interest and speculative demand of money. पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये कीन्स ने बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना लोग मनी डिमांड कम करेंगे। क्यों? सब लोग बॉन्ड्स में पैसा लगा देंगे, बैंक डिपॉजिट्स में पैसा लगा देंगे क्योंकि रेट मिल रहा है। व्हाई विल दे वांट टू होल्ड मनी? व्हाई विल दे वांट टू कीप इट इन देयर हैंड? वहीं सिमिलरली इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सबको लगेगा इससे अच्छा तो खर्चा ही कर लो, पैसा बैंक में रख के भी क्या ही मिल रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप कौन सी हाइपोथेसिस की वजह से, हमें ये सोचना है। फर्स्ट ऑप्शन एडाप्टिव, ये सिर्फ पास्ट एरर्स की बात करता है कि हम अपने एरर्स को रिपीट करते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि कोई चीज अपनी नॉर्मल सी पे आ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट आज बहुत ज्यादा है तो कल को वो कम हो जाएगा। राइट, सो आज ही पैसा बैंक में लगा दो, कल रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर आज इंटरेस्ट रेट कम है तो कल वो बढ़ जाएगा, नॉर्मल पर आ जाएगा, अभी पैसा मत लगाओ। तो ये रिग्रेसिव की जो डेफिनेशन है वो इस मैकेनिज्म से बहुत मीट कर रही है, तो आंसर तो मिल गया। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि वो क्यों नहीं है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस इज ऑल अबाउट हैविंग द परफेक्ट insight where your errors are just random. इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है। We have no relationship with errors being random to this mechanism. So ये ऑप्शन भी गया। Relative wage hypothesis is purely a labor economics concept, has nothing to do with money demand or interest rate. So बहुत ही clearly eliminated है। Moving on, again concept है, match करना होगा हमें। So इसमें the trick is to just know at least one or two and there is no other logic as such. तो आप पहले खुद फिगर आउट करो आपको कौन सी वाली हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट बहुत फेमिलियर है। फॉर मी इट्स बी, सो आई विल टीच इट फ्रॉम दैट वे। आई एम सीइंग कैश बैलेंस अप्रोच, आई नो कि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। हो सकता है यू आर श्योर अबाउट सी, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, सो यू कैन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ यू कैन थिंक। सो कैश बैलेंस अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने मुझे पता है पक्का दिया था। सो मुझे तो मेरा आंसर मिल गया क्योंकि B3 सिर्फ इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब लेट्स से आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता था। वो कह रहे हैं हमें ये नहीं पता, हमें पता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोदी गिलानी ने दिया था, हमें ये पता है। तो आप लोग बोलेंगे हमें पता है मोदी गिलानी ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, तो आप बोलोगे ये रहा ऑप्शन। नाउ द थिंग इज बेटा, इसमें एक्चुअली कोई सही ऑप्शन है ही नहीं एंड आई टेल यू हाउ। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोदी गिलानी ने दिया था in the year 1950s. I'm just telling you this so that you can make your notes. कैश बैलेंस अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था इन 1900s। इसने ये फिशर ने बोला था कि पीपल होल्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शंस। इसने ये बोला लोग स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी रखते हैं, इसने ऐसे मॉडिफाई करा था।
कि लोग पैसा रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, कैश बैलेंस अप्रोच। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल आपके कार्ल मैक्स ने दी है, C1। ये एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसको तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर उन वीडियोस में करेंगे। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज C/V। आई टेल यू इन डिटेल व्हाट इट इज, अभी के लिए इतना ही बहुत है। एंड टेबल इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट दिया था आपके फ्रांसॉइस ने, तो D2 हो गया। ये एक्चुअली कहीं आंसर में है ही नहीं, सो आप ऐसे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने के ही मार्क्स मिल जाते हैं जब कोई ऑप्शन सही नहीं होता है। ये जो टेबल था ये 758 में आया था एंड ये सर्कुलर फ्लो के ऊपर था। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की इस कॉन्सेप्ट में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टेक्निक ऐसे मैच द फॉलोइंग से बियॉन्ड ये क्वेश्चन नहीं देखा गया है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वंस आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, जीडीपी इज डिवॉइड ऑफ ऑल डबल काउंटिंग। यस, आइडियली आइडियली जीडीपी में डबल काउंटिंग नहीं होती है। हम जब वैल्यू एडेड मेथड भी लगाते हैं तो हम हमेशा जो वैल्यू ऐड होती है हम उसको ही ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडिंग, ये लेट्स से ये ब्रेड है, ये कंज्यूमर ब्रेड लेता है, ये और ये बनाई बेकर ने थी, और बेकर ने फार्मर से आटा लिया था। या तो एक तरीका है मैं सिर्फ इस ब्रेड को जीडीपी में काउंट कर लूं, बट अगर मैं हर इंसान की इनकम कैलकुलेट प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, फार्मर का आटा, फिर बेकर ने जो बेचा, तो बेकर ने जो बेचा उसमें तो आटे की वैल्यू है ना। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं कि हम फार्मर बेकर कंज्यूमर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ऐसे करते हैं, आटा, बेकर ने सिर्फ उसको बेक करा तो बेकिंग की जो एडिशनल वैल्यू है, और फिर जो भी आगे और इनपुट उसमें लगे होंगे। तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए ही इतना कुछ किया जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सो 3 और 4 तो बेटा एलिमिनेट ही हो गए क्योंकि उसमें ए नहीं है। डोनेशंस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट एट ऑल। डोनेशन इसीलिए नहीं होता है बिकॉज नेशनल इनकम कैलकुलेट ही इसीलिए की जाती है सो दैट यू नो कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस साल। एंड डोनेशन का तो मतलब ये है कि डोनेशन का मतलब तो ये है कि आपने बस पैसा दे दिया है, कुछ बन थोड़ी रहा है। ठीक है। Alms are included in personal income. Alms are basically charity. तो ये भी नहीं होता है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, फिर डी ऑप्शन जो है, इन्वेंटरी इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। यस, इन्वेंट अगर जो आपने बनाया है वो बिका नहीं है तो वो इंक्लूड तो होता है। फॉरेन वर्कर्स इनकम इज इंक्लूडेड इन जीएनपी बट नॉट इन जीडीपी। गलत। फॉरेनर जो यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे मान लो ये इंडिया की बाउंड्री है और अगर यहाँ फॉरेनर्स हैं, हम इनकी इनकम कैलकुलेट करते हैं जब हम ये निकालते हैं कि हमारे डोमेस्टिकली कितना बन रहा है, पर वो हमारे नेशनल्स नहीं है, तो जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होता है, जीडीपी में होता है। बट क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है नॉट इन जीडीपी एंड इंक्लूडेड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आइडियली आंसर शुड बी A and D, which is again not in your options. So you would have just attempted and gotten marks here. Then 64th question. According to Real Business Cycle School, ये आपके न्यू क्लासिकल के स्कूल था। ये थोड़ा सा आपको अपने मन में मैप करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि न्यू हमें सारे एजम्पशन स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से पता होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्लासिकल एक स्कूल ऑफ थॉट था जो प्राइस और वेजेस को एकदम फ्लेक्सिबल समझता था। फिर कीन्स थे, उन्होंने बोला वेज फ्लेक्सिबल नहीं है, प्राइस है। फिर न्यू कीनीशियंस आए, उन्होंने बोला दोनों ही रिजिड हैं। सो माय पॉइंट इज कि जो भी इफ यू नो दी स्कूल ऑफ थॉट्स कि कौन सी थियोरी है, देन इजी हो जाता है assumption सोचना, मार्क करना।
सो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल, इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक, कोई शॉक नहीं लगा है इकोनॉमी को। अभी हमने जब ये लेक्चर स्टार्ट करा था तो हमने ये समझा था कि न्यू क्लासिकल मतलब हर चीज रैशनल एक्सपेक्टेशन हो रही है, रैशनली एक्सपेक्ट हो रही है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, और जब तक कुछ अनएंटिसिपेटेड नहीं है। तो ये कह रहा है कुछ अनएंटिसिपेशन नहीं है, तो इकोनॉमी में क्या है? तो देयर इज ओनली, फर्स्ट ऑप्शन से देयर इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, हमने पढ़ा था ऐसा नहीं होता है। देयर इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यस ये होता है। एंड थर्ड एंड फोर्थ में जो लिखा है वो बिल्कुल ही अनट्रू है, वॉलेंट्री तो नहीं होता है, नो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, वॉलेंट्री तो होता है। सो वी हैव आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 2। 65 question, a central bank can increase money supply in an economy by raising cash reserve ratio। आप सोचो, कैश रिजर्व रेशियो इज द रेशियो जो बैंक्स को अपने पास रिजर्व की तरह रखना होता है। बैंक्स कीप एज रिजर्व मतलब, इफ यू आर डिपॉजिटिंग 100 रुपीज इनटू अ बैंक एंड 10% रिजर्व रेशियो है, तो उसको 10 रुपए अपने पास रखने पड़ेंगे और बचा हुआ 90 ही वो लोन आउट कर सकता है। तो अगर रिजर्व रेशियो को मैं 10% से 20 कर दूं तो उसको 20 रुपए रखने पड़ेंगे और 80 लोन आउट करना पड़ेगा। तो जितना रिजर्व रेशियो बढ़ रहा है उतना मेरी लोनिंग आउट की कैपेसिटी कम होती जा रही है, मतलब लोगों के पास कम पैसा लोन आउट होके घूम रहा है। और क्वेश्चन पूछ रहा है मनी सप्लाई कैसे बढ़ सकती है, तो रेजिंग कैश रिजर्व रेशियो से तो नहीं बढ़ सकती। आई हैव ऑलरेडी गॉट इन माई आंसर, क्योंकि ए ऑप्शन सिर्फ थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी अगर आप एग्जाम में बैठे थे, बट सिंस हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे। बाय बी ऑप्शन, बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। व्हेन यू परचेज समथिंग, आप उससे पैसा ले लेते हो, आपने पब्लिक से पैसा ले लिया है, सॉरी, आपने पब्लिक को पैसा दे दिया है। लेट्स से मैं आपसे कुछ, आप मुझे कुछ बेच रहे हो और मैं आपको आपसे वो लूं, तो आपके पास पैसा आएगा ना, तो ये मनी सप्लाई बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशियो, जो ये एक्सप्लेनेशन मैंने दी, कैश रिजर्व रेशियो अगर मान लो 5 हो जाए तो आप 95 लोन आउट कर सकते हो, लो करने से तो ज्यादा पैसा मिल रहा है लोगों को, तो यस। बाय लोअरिंग द रेपो रेट, रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई सेट करती है, जिसपे बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। अगर बैंक्स को, आरबीआई से अगर बैंक सस्ते में पैसा ले सकते हैं तो वो आगे भी सस्ते में देंगे, और आगे सस्ते में देंगे तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा सर्कुलेट हो रहा है। तो बी सी डी इज आवर आंसर विच इज थ्री, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। देन अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अब देखो इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन से चलना होता है। आप ये बात ध्यान रखो हमेशा कि एडम स्मिथ तो हमेशा शुरू में ही आता है, तो जो भी ऑप्शन ए को लास्ट में रख रही है वो तो एलिमिनेट कर ही दो। और क्रगमिन जो है, इसको 2008 में ही नोबेल प्राइज मिला था, तो यूजुअली जो क्रगमिन है वो हमेशा लास्ट ही होता है, अगर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन तो 2008 लेटेस्ट में ही आता है। तो इससे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन भी हाथ में आ गए। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे एलिमिनेट कर करके एक ही ऑप्शन बचे तो आंसर हो गया, बट यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है डेविड रिकार्डो इज द फर्स्ट एंड डेविड ह्यूम इज द फर्स्ट। तो जो रिकार्डो है, जो बी ऑप्शन है, उसकी और इसकी और इसकी ईयर बहुत ज्यादा पास है, तो इस क्वेश्चन में तो एग्जैक्ट होने से ही काम चलेगा, तो हम एग्जैक्ट ही करते हैं। एडम स्मिथ जो है वो 1772 ईयर से एसोसिएटेड है। डेविड रिकार्डो जो है आपका, वो 17, सॉरी बेटा 1723, आई एम सो सॉरी,
डेविड रिकार्डो जो है वो आपका 1772 से एसोसिएटेड है। जो ह्यूम है वो 1711 से एसोसिएटेड है। क्रगमैन की थ्योरी 1953 में आई थी, नोबेल प्राइज 2008 में मिला था। एंड टीनबर्ग को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, तो ये नाम याद रखना। एंड ये 1903 से एसोसिएटेड है। सो अगर अब मैं इन ईयर्स को अरेंज करना चाहूँ तो 1711 सबसे पहला आ रहा है, तो सी आंसर, सी फर्स्ट होना चाहिए ये। सो दैट इज हाउ we have to remember certain years with certain economists. Okay, so moving further, which ones of the given the following statements about major schools of thought in macroeconomics, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, ये उसी पे क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। हमें मार्क करना है कौन सा करेक्ट है, पढ़ते हैं। Sorry, the new Keynesians assume, A option, the new Keynesians assume rational expectation. The new Keynesians assume rational expectation and market imperfections. न्यू Keynesians पे अटैक करने के लिए न्यू क्लासिकल रैशनल एक्सपेक्टेशन लाए थे, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 1 और 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब मुझे दिख रहा है कि सी डी तो पक्का ही करेक्ट है, क्योंकि ये बचे हुए ऑप्शंस में दोनों में ही है, तो अब मैं सिर्फ बी और ई पढ़ूंगी। तो मॉनिटरिस्ट एज्यूम रैशनल एक्सपेक्टेशन, यहीं पे मैं रुक जाऊंगी और बोलूंगी नहीं, मॉनिटरिस्ट ने तो बात ही अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की करी थी, तो बी भी गलत है। मतलब आंसर इज सी एंड डी। फिर भी पढ़ लेते हैं सारी ऑप्शंस। द न्यू क्लासिकल्स एज्यूम रैशनल एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली, और पॉलिसी रेलेवेंस। इन्होंने ये कहा था कि सब रैशनल होते हैं, एज्यूम एक्सपेक्ट सही कर लेते हैं और पॉलिसी इरेलीवेंट हो जाती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। The classicals assume competitive, frictionless and highlight policy effectiveness. Yes, उन्होंने कहा था सब कुछ स्मूथ होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, सब बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, कुछ पॉलिसी लगाने का फायदा नहीं है, अपने आप इनविजिबल हैंड फोर्सेस से सब ठीक हो जाता है, गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से एक प्राइस सेट हो जाता है एंड इकोनॉमी फ्रिक्शनलेस, तो ये बात सही है। ई, Keynesians assume price and wage flexibility. रिजिडिटी की बात करी थी कीन्स ने। कीन्स का बात ही सारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्राइसेस रिजिड होते, वेजेस रिजिड होते हैं और इस वजह से पॉलिसी इफेक्टिव होती है। तो ये वाली बात ठीक है, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी गलत है, तो सी एंड डी आर द आंसर, फोर्थ ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू द एक्सटेंट ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देती है तो आईएसएलएम कर्व में कैसा दिखता है, आपका आईएस ऊपर चला जाता है, आपका आईएस ऊपर चला जाता है। इंटरेस्ट रेट को क्या हो रहा है, पहले इंटरेस्ट रेट इतना था, अब इतना हो गया है। इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होती है, इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब वो ये कह रहा है कि इन चारों मॉडल्स में क्राउडिंग आउट इफेक्ट कुछ अमाउंट से होती है, तो ज्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, मतलब सबसे ज्यादा किस में होती है, वहां से स्टार्ट करो और कम की तरफ बढ़ते चलो। फर्स्ट ऑप्शन, क्लासिकल मैक्रो मॉडल। क्लासिकल मैक्रो मॉडल में ना आपका जो एलएम कर्व होता है वो वर्टिकल मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो मनी डिमांड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर इस एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है तो वो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट से वेरी नहीं करती है मनी डिमांड, मनी डिमांड सिर्फ इनकम पे ही डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट से उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, मनी डिमांड को कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे इंटरेस्ट रेट्स पे वही मनी डिमांड है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इनकम। तो वर्टिकल एलएम जब है, और अगर मान लो मेरा आईएस ये है और फिर मेरा
आईएस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है और मेरा आईएस डैश ये बन जाता है, तो मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ता है इस केस में। यो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो फुल क्राउडिंग आउट होती है ए में। सो फुल क्राउडिंग आउट का केस है ये। दिस इज योर ए केस, फुल क्राउडिंग आउट। सो आई नो दैट जो भी ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, वो मेरा आंसर है। सो 2 और 3 एलिमिनेटेड। मुझे पता है बी सेकंड पे ही आना है, मुझे बस डी और सी चेक करने हैं, ठीक है। बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्डर में ही चेक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। आपका जो बी ऑप्शन है ना, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, बी ऑप्शन कंप्लीट किनेशियन सिस्टम, इसमें पार्शियल होती है, क्योंकि ये बी वाला यही केस है, तो बी में पार्शियल होती है, फुल नहीं होती, जीरो भी नहीं होती, थोड़ी होती है। एंड आईएसएलएम फ्रेमवर्क की अगर हम जनरल कंडीशंस की बात करें, तो इसमें भी मोर और लेस पार्शियली होती है। कंप्लीट किनेशियन में हम ये बोल सकते हैं कि बहुत कम होती है, पार्शियल भी बोल सकते हैं, बट अगर हमें बहुत पर्टिकुलर होना है इन चारों में, तो इसमें हम बोल सकते हैं लिटिल होती है। क्यों? क्योंकि कीन्स के हिसाब से एलएम कर्व बहुत ज्यादा ही फ्लैट होता है। अब आप ध्यान से देखो, जब ए केस में एलएम कर्व वो बिल्कुल वर्टिकल वर्टिकल है, इस वाले केस में तो फुल क्राउडिंग आउट हुई है, तो एलएम जितना ज्यादा स्लोपी होगा उतनी क्राउडिंग आउट हो रही है। तो एलएम अगर बहुत फ्लैट होगा तो क्राउडिंग आउट बहुत ही कम की तरफ होगी। सो यू कैन से योर बी केस काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस। ये आईएस है और ये एलएम है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, ये आईएस डैश बन गया, ये ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट था, सॉरी ये ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट था, और नया इंटरेस्ट रेट ये है। देखो इंटरेस्ट रेट कितना कम बढ़ा है, तो क्राउडिंग आउट कम होगी। तो वी कैन से बी ऑप्शन लिटिल, सी पार्शियल, सी एग्जैक्टली आप इस वाले केस को भी कह सकते हैं। आप ये बात समझो बेटा, ये पार्शियल लिटिल वर्ड्स ना हमेशा कंपैरिजन में बात की जाती है, तो लिटिल पार्शियल में सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रही हूँ कि बी में सी से कम होगी, बट पार्शियल का सिंपली मतलब ये है कि फुल और नो क्राउडिंग आउट के बीच की बात हो रही है। यहाँ मुझे पार्शियल लिटिल के टर्म्स में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे बी और सी में भी समझना है कि कौन सी कम कौन सी ज्यादा, ठीक है। तो कुछ केसेस में किनेशियन सिस्टम में भी आपको पार्शियल वर्ड दिख सकता है, क्योंकि पार्शियल का सिंपली मतलब ये है नो और फुल के बीच के केसेस को हम पार्शियल बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही मतलब है। बट मुझे मेरा बी और सी यहाँ पे कहीं लाई करता है, तो इन दोनों में भी डिफरेंशिएट करने के लिए मैं दो नए टर्म्स में बात कर रही हूँ। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, सिंपल किनेशियन मॉडल। सिंपल किनेशियन मॉडल में क्या होता है, एलम बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल होता है। पूछो क्यों? मतलब सोचो। क्योंकि सिंपल किनेशियन मॉडल में इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि मनी डिमांड एक इंटरेस्ट रेट पे ही हो सकती है, ठीक है। सो जब एल एम हॉरिजॉन्टल होता है, तो क्राउडिंग आउट होती ही नहीं है, नो क्राउडिंग आउट। सो ए इज फुल, ए इज फुल, ए पे फुल हो रही है, डी पे नो हो रही है, मतलब डी लास्ट ऑप्शन है, बी पे लिटिल हो रही है, मतलब बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो ए सी बी डी मेरा आंसर है। सो अगेन सिंस जैसा मैं आपको बता रही थी, इन्होंने बी और सी में ज्यादा डिफरेंस माना ही नहीं है,
तो हम ABCD मार्क करेंगे, क्योंकि A और D तो पक्का ही फुल से नो है, तो इस केस में यू हैव टू मार्क ABCD। बट द वेरी आइडियल करेक्ट आंसर इज ACBD, बट सिंस वो B और C में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने ABCD रख दिया है। Effective demand, next question. Effective demand problem may arise in competitive economy under rational expectation. हम ये इतनी बार कर चुके हैं। आंसर इज सिंपली अनएंटिसिपेटेड या अनएक्सपेक्टेड सप्लाई शॉक। प्रॉब्लम ही तब आती है जब कुछ अनएंटिसिपेटेड हो। इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम का मतलब ये है कि डिमांड उतनी होना जितनी सप्लाई है, मतलब इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम तभी हिलता है जब कुछ अनएंटिसिपेटेड होता है रैशनल एक्सपेक्टेशन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज आवर आंसर। अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपका जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है, ये फ्राइडमैन ने आपका दिया था 1957 में। ये अब इतनी बार कर चुके हैं कि ये 1957 और फ्राइडमैन यू शुड रिमेंबर। relative income hypothesis by Dusenberry was given in 1949। ठीक है। और अगर आपको ये इयर्स नहीं भी पता है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ। एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय न्यू किनीशियंस। ये सबसे एंड में आए थे। जो ये सी ऑप्शन है, तो जिस भी ऑप्शन में सी लास्ट में दिख रहा है वो जनरली हमारा आंसर होता ही होता है, क्योंकि ये काफी लेट आए थे। बट सिंस मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैं आपको सारे ईयर्स बता देती हूँ। जो सी ऑप्शन है ये 1984 में आए थे। रैशनल एक्सपेक्टेशन बाय ल्यूकस वाज इन 1972 एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम बाय केलेकी वाज अ 1930s कॉन्सेप्ट। और ये बात ध्यान रखो, ये जो इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम है ये क्लासिकल्स की थी। तो ना क्लासिकल्स हमेशा यूजुअली जल्दी आते हैं, तो ई फर्स्ट होगा सी लास्ट होगा। आप इतना ही देख के बता सकते हो। और बेसिकली दो तीन की भी ईयर टाइमलाइन याद हो ना, तो उन्हें ऑप्शंस में देख के कि कौन सा किससे पहले है आप मार्क कर सकते हो। मान लो किसी को इनकम हाइपोथेसिस पक्का पता है 1949 में था, और पता है फ्राइडमैन 1957 था। सो दे नो कि जिस भी ऑप्शन में बी पहले आ रहा है वो मेरा आंसर ही हो सकता है। तो वो बोलेगा वन भी नहीं है, तो 2 3 4 उसके पास बच जाएंगे। कुछ भी पता हो, ईयर टाइमलाइन थोड़ा बहुत मिलाओ, आपका आंसर आएगा। तो इस केस में तो बहुत क्लियर था, क्योंकि सी एंड ई फर्स्ट एंड लास्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। मैच द फॉलोइंग विद द लिस्ट। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। सो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में लगाते हैं तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि पॉलिसी इफेक्टिव होती है, क्योंकि हम शॉर्ट रन हम बार बार गलती रिपीट करते हैं। गलती रिपीट करते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, तभी तो पॉलिसी इफेक्ट हो पाती है। ये हमने कितनी बार समझ लिया है। लेकिन लॉन्ग रन में लोग गलतियों से सीख जाते हैं, तो लॉन्ग रन में इफेक्टिव नहीं होती। तो ऐसी कोई ऑप्शन दिख रही है जो ये बात समझा रही हो? पॉलिसी इफेक्टिव इज इन शॉर्ट रन ऑल्दो नॉट इन लॉन्ग रन, तो पक्का A3 तो मेरा सेट है। तो मेरे फर्स्ट एंड टू तो एलिमिनेट हो गए। बी ऑप्शन, एंटिसिपेटेड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पहले ही पता है तो सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स दैट इज इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, प्राइस आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका आउटपुट या रियल वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिसी इफेक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसी कोई ऑप्शन जो ये बता रही हो कि पॉलिसी इज इनइफेक्टिव लेकिन विद जस्ट जनरल नॉमिनल वेरिएबल चेंज, तो वो ऐसी हमारी 1 and 2 ऑप्शन बता रही हैं। इनइफेक्टिव बट जनरल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है? प्राइस कम होना और बढ़ना। तो ये यही बात बता रहे हैं जो मैंने समझाई कि नॉमिनल वेरिएबल चेंज होगा बट पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई बढ़ा दी गई है या इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है, जिससे लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, तो उससे तो प्राइस लेवल बढ़ता है। तो जनरल इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस बी के साथ मैप हो रहा है। तुम B1
वैसे मुझे बी देखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि दोनों ऑप्शंस में ही बी वन है, बट सिंस आई एम टीचिंग यू सो आई डिड इट। सी ऑप्शन, मनी वेज कट ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन में वेज कट कर दी थी पर डिमांड ही नहीं थी, तो लेबर डिमांड एक्चुअली बढ़ी नहीं, पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई। एंड सॉरी, वेज कट करा, प्राइसेस भी कम हो गए, लेकिन डिमांड नहीं है इसलिए लेबर डिमांड नहीं बढ़ पाई। तो डिफ्लेशन हुआ पर पॉलिसी इफेक्टिव नहीं थी, तो C2। ये रहा C2, तो आंसर तो मुझे मिल गया है, पर डी भी समझ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ साइजेबल मेन्यू कॉस्ट। प्रेजेंस ऑफ साइजेबल मेन्यू मेन्यू कॉस्ट क्या था कि प्राइसेस को बढ़ाने की भी एक कॉस्ट होती है, तो प्राइस टिकी होते हैं। तो अगर इकोनॉमी में पॉलिसी तो इफेक्ट कर जाएगी लेकिन प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, यही न्यू किनेशंस ने कहा था, तो D4। ये रहा मेरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कन्वर्ज। सो ये दोनों कन्वर्ज तब करते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज कि मुझे हर एक कैपिटल को लगाने से उससे उस कैपिटल से मुझे कितना मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड MEI इज सिंपली कि मैं अगर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाती हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। ये दोनों की बराबरी का मतलब ये है कि अब हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, सो आई कैन सिंपली मार्क थर्ड ऑप्शन। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। इसको बस थोड़ा इंट्यूशन से समझ लो कि जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तब आपको और इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या आप इन्वेस्टमेंट और नहीं कर रहे हो, मतलब ही यही है कि दोनों के रिटर्न्स इक्विलिब्रियम में हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। 112, in Keynesian system, an increase in money supply will increase the demand of goods and services by। Keynesian system क्या था, मनी सप्लाई बढ़ाओ, उस वजह से इंटरेस्ट रेट कम होंगे और बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और बॉन्ड डिमांड कम हो जाएगी। तो इस ऐसे समझते हैं, मनी सप्लाई बढ़ी, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि उन बॉन्ड डिमांड बढ़ गई। इसको ऐसे समझो कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो नए बॉन्ड्स लोग नहीं खरीदना चाहते जिन पे ये नया मार्केट इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा, वो पुराने ही बॉन्ड्स को करना चाहते हैं क्योंकि उन पे नया इंटरेस्ट रेट इतना एप्लीकेबल नहीं होता, उनका कूपन रेट फिक्स्ड है। बॉन्ड्स की प्राइसिंग एंड इंटरेस्ट रेट में मनी एंड बैंकिंग में ज्यादा डिटेल में करूंगी, यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। मनी सप्लाई बढ़ी, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बॉन्ड डिमांड बढ़ गई, इस वजह से बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, सो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजिंग बॉन्ड डिमांड जिस भी ऑप्शन में है वो मेरा आंसर है। बाकी ऑप्शन, रियल बैलेंस इफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन एकदम ही कॉन्ट्रास्ट है, फोर्थ ऑप्शन का आज सच कोई रिलेशन नहीं है, रियल वेज की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। सेकेंड ऑप्शन इज आवर आंसर। देन वी हैव टू क्वेश्चंस लेफ्ट। इन ISLM फ्रेमवर्क, रिसेशनरी कंडीशन में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर लगा दिया है तो किस ऑर्डर में सब कुछ होता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, IS कर्व में, ISLM में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो IS ऐसा हो गया है, फिर इनकम बढ़ती है, क्या पूरा एक प्रोसेस होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, इनकम बढ़ जाती है, तो हमें उस ऑर्डर को मार्क करना है। सो इस केस में आप ऐसे समझो, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाती है और IS राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका सबसे पहले लोगों के पास जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से हाथों में ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोगों के पास ज्यादा इनकम आ जाती है, वो इस मूवमेंट में हो रहा होता है। जब ये IS शिफ्ट हुआ है तो जो ये वाला होता है ना, यहाँ पे एकदम से जो इनकम बढ़ती है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, ये बी ऑप्शन में हो रहा है, तो बी हमारा सबसे पहले होता है। उसके बाद, ये होने के बाद इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ना शुरू होता है क्योंकि इस वाले पॉइंट पे मनी डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू मनी सप्लाई। तो ये बात किस ऑप्शन में हमें दिख रही है,
ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी राइजेस क्रिएटिंग मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई, तो ई होगा। फिर तो एज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन, हमने बोला कि इनकम बढ़ती है फिर मनी डिमांड बढ़ जाती है, तो बी ऑप्शन से एकदम से आउटपुट बढ़ता है। देन ई टॉक्स अबाउट कि इस पॉइंट पे आपकी मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई होती है। ठीक है, तो बी के बाद ई आ गया। ये होने के बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इस प्रोसेस में लोग क्या करने लग जाते हैं, पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर बॉन्ड्स, राइट। और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग बॉन्ड सेल करने लग जाते हैं। बॉन्ड सेल करते हैं तो बॉन्ड्स का जो प्राइस है, तो जब हम एक ए के पॉइंट पर हैं, ए जैसे पॉइंट पे, इस प्रोसेस में हमें दिखता है हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग बॉन्ड्स को बेचने लग जाते हैं उस रिटर्न को पाने के लिए, और जब वो बॉन्ड्स को बेचने लग जाते हैं तो बॉन्ड का प्राइस गिरता है। ये वाली चीज हमें किस स्टेटमेंट में दिख रही है, डी स्टेटमेंट में दिख रही है। तो बी के बाद ई के बाद डी हो रहा है। अब आप अगर आपको इसके बाद का मैकेनिज्म नहीं भी आता, आप ध्यान से देखो डी पे लिखा है रिड्यूसिंग बॉन्ड प्राइस, और ए स्टेटमेंट शुरू होती है एज bond price falls, rate of interest rises, reducing investment। तो पक्का बी डी के बाद ए आ रहा है। एंड जब इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होता है तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कम होती है और यहां से इनकम यहां पहुंच जाती है, तो ये सी में लिखा है। ये तो बी ई डी ए सी, सेकेंड ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, आई विल जस्ट लाइक टू समराइज इट वंस मोर सिंस ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। जब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा, मैं सब कुछ रब करके अच्छे से एक बार बताती हूँ। आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, इस वजह से लोगों के हाथ में अब ज्यादा पैसा है। लोग इस चक्कर में बहुत ज्यादा मनी डिमांड करते हैं क्योंकि इनकम बढ़ गई है। लोगों को मनी डिमांड ज्यादा पैसे चाहिए अब, बिकॉज दे वांट मोर मनी, दे वांट टू स्पेंड इट। ये पैसा लाने का तरीका क्या है, वो बॉन्ड्स को बेचने लग जाते हैं। इस वजह से बॉन्ड्स का प्राइस कम हो जाता है, बट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाता है। प्राइसिंग एंड इंटरेस्ट रेट का एग्जैक्ट रिलेशन क्यों है ऐसा मैं आपको मनी एंड बैंकिंग में करवाऊंगी, बट अभी के लिए आप इस स्टेटमेंट पे स्टिक कर सकते हो कि बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट आर इन्वर्सली रिलेटेड। तो लोग बॉन्ड्स को सेल करने लग जाते हैं, इस वजह से उसका प्राइस कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ने लगता है। तो ये जो यहाँ तक रुकते हैं, ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई और इनकम बढ़ी, ये आपके एग्जैक्टली बी स्टेटमेंट में लिखा है। बी में लिखा है। फिर मनी डिमांड बढ़ती है इन चीजों ये सब होने की वजह से, ये ई में लिखा है। मनी डिमांड बढ़ती है तो मनी डिमांड बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड सेल किए जाते हैं, ये चीज आपकी डी में लिखी है। और फिर इंटरेस्ट रेट इस वजह से बढ़ता है, ये ए में लिखा है। एंड इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब बहुत सिंपल है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है और आउटपुट थोड़ा सा कम हो जाता है, ये आपके सी में लिखा है। सो बी ई डी ए सी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, देन इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग थियरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अर्लीस्ट से स्टार्ट करना है। ये मनी एंड बैंकिंग में भी थोड़ा सा आता है, बट यहीं पे कर लेते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज अल्फ्रेड मार्शल की जो थ्योरी थी, ये आपकी 1920s में आई थी। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि
कैम्ब्रिज ने फिशर की थ्योरी पे बिल्ड किया था, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि सी हैज टू कम बिफोर ए। तो जिस भी क्वेश्चन में सी ए के बाद आ रहा है वो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। तो और मुझे ये भी पता है कि फिशर वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये बात करी थी, तो मेरा आंसर सी से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद तो मेरा फोर्थ एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे ए सेकंड है तो ए पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे बी और डी में से ही पता होना चाहिए कौन सा पहले था। तो अब ये क्वेश्चन बहुत क्लोज है, अगर किसी को ये नहीं पता कि बाउमिल तोबिन में से पहले कौन आया था तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। So I hope you got how you can think, but now I will just straight away give you the answer. A was in 1920s. बाउमिल की जो थ्योरी थी इन्वेंटिक थियोरेटिक अप्रोच, ये आपकी आई थी 1952 में। इसने बोला था कि लोगों को रेगुलर इंटरवल्स पे पैसा चाहिए होता है खर्चा करने के लिए, उससे मनी डिमांड रियलाइज हो डिसाइड होती है। फिर आपके जो तोबिन थे, इन्होंने भी इस थ्योरी पे बिल्ड करके इसमें 1958 में रिस्क की बात भी घुसाई थी। तो ये बात एक मन में बिठा लो कि बाउमिल तोबिन की जो कंबाइंड थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें तोबिन ने बाउमिल पे बिल्ड करा था। 6 साल का फर्क है। एंड फिशर 1911 में आए थे एंड इन्होंने सिर्फ ट्रांजैक्शन कंसिडर करी थी। तो सी 1911, फिर 1920, 1952 में बाउमिल एंड तोबिन 1958। सो मेरा आंसर है थर्ड ऑप्शन। योर होमवर्क इज जितनी भी थियोरीज और इकोनॉमिस्ट्स के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो अरेंजमेंट के हो, गूगल देम अ बिट, अंडरस्टैंड सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट देम एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। थैंक यू। Hi everyone. So in this lecture, we are still continuing with macroeconomics past years of UGC NET GRF series. We will do August 2024 today. ठीक है? First question. Arrange the following in chronological order starting from earliest to latest. Again, सारे years नहीं पता हूँ, बट इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक अब हमको ये रट गया है कि एडम स्मिथ वन ऑफ द अर्लीस्ट इकोनॉमिस्ट थे। तो ऐसा ही ऑप्शन मार्क करो जिसमें सी सबसे पहले आ रहा हो। एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस की जो अप्रोच थी वो काफी 70s के अराउंड आई थी, तो वो लेट की तरफ मार्क होगी। सो डी लास्ट में है और सी एडम स्मिथ सबसे पहले है, तो आंसर तो मुझे दिख रहा है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। But since we are studying, as I always do, I will give you all the exact years, ताकि एटलीस्ट आप 2-3 ईयर एग्जैक्ट याद कर लो, तो एटलीस्ट यू कैन मेक सम सेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। सो लेट्स सी। जो फिलिप्स कर्व था वो 1958 में आया था। कीन्स की जो बुक थी, अब तक हमें ये याद हो जानी चाहिए, ये 1936 में आई थी। एडम स्मिथ की थियरी ऑफ ग्रोथ 1776 में आई थी। रैशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच जॉन की 1961 में आई थी। लूकस की 70s में आई थी। एंड जो सोलो मॉडल है वो आपका 1956 में आया था। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सी इज फर्स्ट, 1776 के बाद 1936 बी, देन ए 1958, देन रॉबर्ट, एंड देन लास्ट में रैशनल एक्सपेक्टेशन। सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है? इन लीकेज इंजेक्शन अप्रोच टू इनकम डिटर्मिनेशन, the increase in lump sum tax without anything else changing हमारे कर्व्स को किस तरीके से चेंज करता है, ये पूछ रहा है। बना लेते हैं पहले। अगर एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे लीकेजेस और इंजेक्शन मार्क करने हैं, तो सबसे पहले ये समझो कि सेविंग्स और टैक्स जो लीकेज है, सेविंग्स डायरेक्टली इनकम पे डिपेंड करता है। ज्यादा इनकम मतलब आप ज्यादा सेव कर सकते हो, एंड इनकम टैक्स ज्यादा इनकम पे ज्यादा पे करते हो। तो आई कैन से मेरी जो सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट की लाइन है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। लेकिन इस सिंपल वर्ल्ड में
इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो गिवन होती है, वो इनकम का फंक्शन नहीं होती है, आउटपुट का फंक्शन नहीं होती है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ऐसा नहीं है कि इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, वो हमेशा लेट्स से वैल्यू 1000 है, वो 1000 ही रहेगा नो मैटर व्हाट योर इनकम इज ऑन दिस एक्सिस। तो दिस इज योर G+I वाली लाइन। तो बेसिकली दिस इज योर इंजेक्शन एंड दिस इज योर लीकेज। ठीक है, सो क्वेश्चन इज सेइंग लमसम टैक्स बढ़ रहा है। ध्यान से सोचो, इनकम टैक्स नहीं बढ़ रहा है। इनकम टैक्स बढ़ता तो मैं बोलती कि हाँ इनकम इनकम की वजह से अगर टैक्स बढ़ रहा है, सॉरी नॉट इनकम टैक्स, तो आप इस कर्व पे मूव करते। बट लमसम टैक्स मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम पे अगर मैं इतना टैक्स दे रही थी, इतना दे रही थी, तो अब मैं इतना दूंगी। अगर मैं पहले 50 दे रही थी तो अब मैं 100 दूंगी, क्योंकि लमसम बढ़ गया है। हर एक पॉइंट ऊपर पहुंच जाता है, तो ये जो S+T की लाइन है ये ऊपर चली जाती है, अपवर्ड शिफ्ट। अब हम इसको ऑप्शंस में ढूंढते हैं। इनकम प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग लाइन अपवर्ड नहीं, इंजेक्शन को तो कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि टैक्सेस में चेंज आए हैं। इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट लाइन को बेसिकली कुछ भी नहीं होना है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। द सेविंग्स प्लस टैक्स लाइन टू द लेफ्ट, तो ये देखो ये लेफ्ट भी जा रही है, लेफ्ट या अप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नहीं, पहले इनकम आपकी जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ वो थी जब S+T था। जब लमसम टैक्स लग गया है तो अब इनकम कम हो गई है, इक्विलिब्रियम इंक्रीज नहीं। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, द dash effect implies that nominal interest rates to be high when inflation is high and low when inflation is low. Nominal interest rate is basically जब इन्फ्लेशन होती है तो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट राइट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? इरविंग फिशर ने। तो ये जो पूरा इफेक्ट है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, ये सारी बात फिशर ने दी थी, तो इस इफेक्ट को हम फिशर इफेक्ट ही बोलते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन। Consider the following statement and identify the correct ones. According to accelerator models, investment demand is proportional to change in income. How investment responds to change in income is an accelerator concept. Yes, तो ये correct है। अगर ये बोलता how income responds to change in investment तो ये multiplier होता। ठीक है, ये बात भी पता रखना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। B, the real rate of nominal interest, the real rate is the nominal interest rate plus inflation. नहीं, real rate is nominal minus inflation, तो ये गलत है। हायर द रियल इंटरेस्ट रेट हायर द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मैंने आपको पिछले पास्ट ईयर्स में भी समझाया है। अगर आपको इफ यू टेक सम लोन टू बाय अ मशीन एंड इस लोन पे आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मतलब मशीन के लिए लोन, जो मशीन को लेने के लिए लोन लेंगे तो मशीन एक तरह से महंगी पड़ रही है ना। आप ऐसे तो बोलोगे कि यार आई हैव टू टेक अ लोन टू बाय अ मशीन, पर लोन तो बड़ा महंगा है, मशीन लेना महंगा पड़ रहा है। तो हायर रियल इंटरेस्ट रेट मतलब रेंट जो लग रहा है एसेट का वो भी ज्यादा है, मशीन में जो खर्चा लग रहा है उसको रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो जितना रियल इंटरेस्ट रेट उतनी मशीन कॉस्टली, हेंस मैं बोल सकती हूँ कि मशीन का रेंटल रेट रेंटल कॉस्ट हाई है। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, नो, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आज होता है कुछ, इट्स नॉट समथिंग विच हैपेंस ओवर टाइम, तो ये भी गलत है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप ओवर द पीरियड करते हो, मैंने इस महीने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने इतना एसेट्स होते हैं स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो होता है। तो विद दिस एनालॉजी ओनली ए एंड सी आर कमिंग आउट टू बी करेक्ट, विच इज आवर थर्ड ऑप्शन।
अब आपका होमवर्क ये है कि हर क्वेश्चन में मैं जैसे आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाती हूँ, आपको उससे भी यहाँ पर सोचना है, ठीक है? The phase demonstration effect was coined by, very direct question. Demonstration effect basically इसका मतलब ये होता है कि if I am making a decision to buy something, मेरा buying decision है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मेरी ज़रूरतें क्या है या मेरी इनकम कितनी है। मेरा बाइंग डिसीजन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कोई और लोग क्या कर रहे हैं। Very relatable example, Instagram. If you see a Stanley Cup being viral, you want it. If you see another, if you see matchas getting viral, you want it. A lot of people who do not even want certain things, they want to copy. That is what demonstration effect is. ये डूसनबेरी ने दिया था अपने relative income hypothesis में। ये भी टर्म याद कर लो इसके साथ। और अगर याद नहीं हो पा रहा है ऐसे याद कर लो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट स्टार्ट्स बाय डी एंड डूसनबेरी आल्सो हैज अ डी, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। देन we have 112th question. Suppose savings is a function which is given as s equals to -5 plus 0.3q. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी या इक्वालिटी ट्रू है। तो सबसे पहले बेटा साफ साफ दिख रहा है कि एमपीएस जो कि निकलता है डीएस बाय डीक्यू से वो है 0.3, एंड सिंस एमपीएस और एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सम 1 होता है, मतलब एमपीसी 0.7 है। तो ये दो वैल्यूज तो मैंने निकाल ली, बट क्या क्वेश्चंस में सिर्फ एमपीसी और एमपीएस के बारे में पूछ रहा है? नहीं, एपीसी और एपीएस के बारे में भी पूछ रहा है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो चलो, अगर एपीसी निकालना है तो कंजम्पशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए सेविंग्स फंक्शन गिवन है, हमें पता है y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो c इज y माइनस एस, मतलब y माइनस 0.5 माइनस 0. सॉरी दिस इज 5। बेसिकली मैं y में से सेविंग्स फंक्शन को माइनस कर रही हूँ टू गेट कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है? इस ये आप y होता है यहाँ पे, इसको आप y ही करो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये भी y है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको कि अल्टीमेटली दिस इज y प्लस 5 माइनस 0.3y विच इज 5 प्लस 0.7y। ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन है। मेरा एमपीसी कैसे निकलता है? डीसी बाई डी वाई विच इज 0.3। और मेरा एपीसी क्या है? एपीसी इज सिंपली एवरेज कंजम्पशन, तो मैंने 5 को भी इनकम से डिवाइड किया और 0.7 को भी इनकम से डिवाइड किया, 0.7 इंटू वाई को, तो y और y कैंसिल हो गया। आई कैन से कि मेरा एवरेज कंजम्पशन इतना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरी ये है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एपीसी और एमपीसी को कंपेयर करो, ठीक है? तो अगर मेरा एमपीसी 0.7 है, मेरा एपीसी 5 प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 0.7 है, मैं 0.7 में कुछ पॉजिटिव डाल रही हूँ, मतलब मेरा एवरेज ही बड़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन ट्रू है, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। और इतना कैलकुलेट वैसे करने की जरूरत ही नहीं थी, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे कंजम्पशन फंक्शन की जब ऐसा एक ऑटोनॉमस वेरिएबल होता है। मतलब ये देखो, अगर हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या आया था 5 प्लस 0.7y, मतलब इसका स्लोप 0.7 है और ये 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे कंजम्पशन फंक्शन, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि एपीसी हमेशा एमपीसी से बड़ा होता है। सॉल्व करके दिखा दिया ताकि एग्जाम में याद ना आए, तो डर ना जाओ, सॉल्व कर लो, बट ये प्रॉपर्टी होती है। सो आप फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। विद दिस वी आर डन विद ऑगस्ट 2024। थैंक यू। Hi everyone. So today we will be starting with the macro past year questions of NET from December 2023. First question is saying
if the interest rate is exogenously determined by central bank and money supply is endogenously determined, तो LM कर्व का स्लोप क्या होगा? एक एक करके चलते हैं। पहले एक्सोजेनस और एंडोजेनस समझते हैं क्या होता है। एंडोजेनस का मतलब होता है सो एक्सोजेनस का मतलब ये होता है समथिंग जो कि हमें गिवन है। एंडोजेनस का मतलब होता है जो सिस्टम डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि जो 12th 11th में हम ये पढ़ते थे, प्राइस सप्लाई डिमांड कर्व, इसमें सप्लाई एंड डिमांड कर्व की जो पोजीशंस हैं वो प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रही हैं, है ना? ये कर रही हैं डिटरमाइन। तो प्राइस एंड क्वांटिटी एंडोजेनस है, बट सप्लाई कर्व जो यहाँ बना है ये और भी दो फैक्टर्स पे ये किन फैक्टर्स की वजह से इस तरीके से प्लेस्ड है? लेट्स से गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, सो बहुत सारे लोगों ने अपनी फैक्ट्री सेट करी, तो मार्केट में सप्लाई कर्व ये बन गया। जब सब्सिडी नहीं दी थी तो प्रोबेबली ग्राफ ऐसा दिखता था, सब्सिडी देने के बाद ऐसा हुआ है। तो जो चीज बाहर से मॉडल में बन के आ रही है वो एक्सोजेनस है, एंडोजेनस है जो सिस्टम में डिटरमाइन हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट एक्सोजेनसली सेंट्रल बैंक डिटरमाइन कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट गिवन है, फिक्स्ड है, ऐसा दिखता है इंटरेस्ट रेट। एक ही इंटरेस्ट रेट है चाहे इनकम या कोई और वेरिएबल कितना भी हो, सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब मनी सप्लाई एंडोजेनस का ये मतलब है कि आप ये समझो कि सेंट्रल बैंक या तो इंटरेस्ट रेट चूज कर सकती है, और इंटरेस्ट रेट चूज करेगी, उस इंटरेस्ट रेट पे कोई मनी डिमांड होगी और उस हिसाब से उसे मनी सप्लाई करनी पड़ेगी, इकोनॉमी में चेंज करनी पड़ेगी, वरना इंटरेस्ट रेट तो ऊपर नीचे होगा ही अपने आप। आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में मेंटेन रखना है, तो आप उस इंटरेस्ट रेट पे जो मनी डिमांड है, जब तक लोगों को हाथ में उतना पैसा नहीं दोगे तब तक ये मेंटेन नहीं रहेगा। अगर आप ये मनी सप्लाई नहीं दोगे तो लोग अपने आप मनी डिमांड से इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देंगे। तो इसीलिए या तो ये एक्सोजेनस हो, या तो अगर ये एक्सोजेनस है तो मनी सप्लाई एंडोजेनस होगी। और अगर आरबीआई या सेंट्रल बैंक ये बोलता है कि मुझे मनी सप्लाई को एक्सोजेनस रखना है, बाकी इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई में जो चेंजेस होने हैं होते रहे, इसीलिए उसने ये बात लिखी है, if interest rate is exogenously determined by central bank and money supply endogenously। अगर ये आगे की बात नहीं भी लिखता, ये वाली मनी सप्लाई एंडोजेनस वाली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट एक्सोजेनस बताया उतना बहुत है। अब वो पूछ रहे हैं स्लोप ऑफ एलएम कर्व क्या है इंटरेस्ट रेट और इनकम प्लेन में। ये रहा इंटरेस्ट रेट इनकम प्लेन। एक्सप्लेन करते करते मैंने आपको बता दिया कि अगर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है तो वो ऐसा इंटरेस्ट रेट है कि कोई भी इनकम लेवल हो इंटरेस्ट वही रहेगा। यही तो होता है एलएम कर्व, राइट? जब इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं हो रहा है मनी डिमांड के हिसाब से, लोगों की इनकम के हिसाब से, तो एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सो आंसर इज दिस, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about aggregate demand curve जब under price flexibility। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ऐसा दिखता है, राइट? अब प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में हमें चेक करना है, तो एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू राइट इफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट राइजेस। आप ये बात ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जो भी फैक्टर्स आपके आईएस और एलएम कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं
वही फैक्टर्स आपके एडी कर्व को भी शिफ्ट करते हैं। ठीक है। सो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आईएस राइटवर्ड जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी राइट शिफ्ट हो जाता है, विच इज राइट। Aggregate demand curve will shift to right if net exports rise in an open economy. Net exports बढ़ता है तो भी IS rightward shift होता है, तो भी ये सही है। AD curve will not shift, will shift to the left if money supply contracts. Yes, LM leftward होता है ना, तो इसलिए AD भी leftward होगा। ये जो फैक्टर है ये LM को लेफ्ट ले जाता है, तो AD भी लेफ्ट होगा। फिर as price rises, shifting the LM curve, AD curve shifts to the left. जब प्राइस बढ़ता है तो रियल मनी सप्लाई कम हो जाती है, और रियल मनी सप्लाई जब कम होती है तो जो एलएम कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और इस वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेजर मैक्रोइकोनॉमिक स्कूल्स ऑफ थॉट, विच वंस आर करेक्ट। ये हमने लास्ट पेपर में भी कर लिया, आई थिंक हम ये तीसरी बार कर रहे हैं, but so I won't go into as detail the way I have been going, but still we'll do it. Keynesians believed in wage and price flexibility. Rigidity के बारे में बात करी थी उन्होंने, और उन्होंने एग्रीगेट डिमांड कर्व का रोल हाईलाइट किया था। ये होगी करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। रेड से कर देते हैं, गलत है तो गलत है। The monetarists highlighted the importance of money in the economic system and that of the expectations in analysis of inflation. Exactly सही बात है। Monetarist ने मनी सप्लाई की इंपॉर्टेंस बताई थी, उन्होंने मनी सप्लाई की इंपॉर्टेंस बताई थी, और ये भी बताया था कि कैसे इन्फ्लेशन के एनालिसिस में ये मैटर करता है कि आज जो इन्फ्लेशन है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Next statement, the classical school believed that in invisible hand and efficiency of market mechanism, ये मैं बहुत बार सारे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, बिल्कुल करेक्ट बात है। क्लासिकल ने बोला था इनविजिबल हैंड से, इनविजिबल हैंड मतलब सप्लाई डिमांड के अपने फोर्सेस से पूरा मार्केट एफिशिएंट रहता है, कुछ और चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात है। द न्यू किनीशियंस मेक यूज ऑफ assumption of imperfect markets in their frameworks, ये उन्होंने किया था। न्यू किनीशियंस मार्केट्स को परफेक्ट नहीं मानते थे, तो ये भी करेक्ट है, तो बी सी डी करेक्शन है। अगेन जिस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, बाकी लेक्चर्स में बताया है कि कैसे हम एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आप सोचेंगे, मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे आपने ए पढ़ा और पक्का आपको पता है ए आपका आंसर नहीं है, उस तुरंत ही आपको लगेगा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है क्योंकि इसमें ए है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ए है, ये भी, तो आगे पढ़ने की वैसे जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहला एलिमिनेशन से करना सिखाती हूँ। अब सबको ये बात काफी याद हो गई होगी कि जो पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रोपोजिशन है, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात है। रैशनल एक्सपेक्टेशन या तो जॉन स्मिथ है या तो लूकस है, एंड सॉरी, वो जो रैशनल पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस का प्रोपोजिशन है, ये उन लोगों ने यूज किया था, बट ये दिया गया था, ये दिया था इन लोगों ने। सो वी नो डी इज वन, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस नेम इज नॉट पॉपुलर, सो हम दूसरे तरीके से एलिमिनेट करेंगे। लेट्स से आपको पता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन आपका मोदी ग्लानी ने दिया था, ऑप्शन में है मोदी ग्लानी कहीं, हाँ, थर्ड फ्रांसो। सो आई फॉर अ फैक्ट नो कि जो बी है वो थ्री है, तो बी थ्री। मैं देखना चाहूंगी बी किन ऑप्शंस में थ्री है, तो सिर्फ थ्री और फोर में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब मुझे पता है कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्राइडमैन ने दिया था, ये हम काफी अच्छे से पढ़ चुके, काफी बार कर चुके हैं, तो आई विल से ओके इफ दिस इज द केस, तो आई नो दैट ए शुड बी मैप्ड विद टू, बट ये दोनों में ही था, वैसे मुझे चेक करने की जरूरत थी नहीं। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको सी नहीं पता है आगे, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सी या डी में से आपको एक पता होना चाहिए।
तो जो सी है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, वो प्रेस्कॉट और किडलिन ने दी थी, C4. सो आर थर्ड ऑप्शन इज आर आंसर, 2, 3, 4, 1. ठीक है, अगेन मैपिंग करनी है हमें इन्वेस्टमेंट ISLM कर्व्स की, स्लोप की. उन्होंने कुछ कुछ सिचुएशंस दी और स्लोप्स के बारे में कमेंट करा है. एक एक करके चलते हैं, एलिमिनेशन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे. ए, इन्वेस्टमेंट इज अनरिस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट्स. इन्वेस्टमेंट IS कर्व से डील करेगा. वो कह रहा है इंटरेस्ट रेट्स पे रिस्पॉन्सिव ही नहीं है इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब IS वर्टिकल है. इंटरेस्ट रेट को कुछ भी कर लो, बढ़ा लो, कम कर लो, बीच में रख लो, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही है, राइट? तो इसका मतलब एक गिवन लेवल आपकी इनकम नहीं चेंज हो रही है इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, तो इस वजह से आपका IS वर्टिकल होगा. सो आई नो दैट A इज 2. एलिमिनेट करें. सॉरी, A इज 4. 4 है वर्टिकल IS. तो A4 1 एंड 2 में है. तो B चेक करते हैं. मनी डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक टू विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट. तो मनी डिमांड अगर विद इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है इंटरेस्ट रेट से, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट कभी जरा सा चेंज हो या ना हो, मनी डिमांड एकदम से चेंज हो जाती है. परफेक्टली इलास्टिक है, मनी डिमांड चेंज होती ही रहती है चाहे इलास्टिक इंटरेस्ट रेट चेंज हो या ना हो, पर बहुत एक्सट्रीम केस है. तो इसका मतलब LM हॉरिजॉन्टल है. तो B and 3, ये रहा मेरा आंसर, हो गया है. बाकी ऑप्शंस भी समझ लेते हैं. C, मनी डिमांड कंप्लीटली इनइलास्टिक है, मतलब LM एकदम वर्टिकल है, C2 हो गया. इन्वेस्टमेंट इज हाईली रिस्पॉन्सिव. हाईली रिस्पॉन्सिव का मतलब ये जरा सा इंटरेस्ट रेट कम करो, जरा सा कम करो इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट भाग के बढ़ती है, आउटपुट भाग के बढ़ता है, मतलब IS बहुत फ्लैट है, relatively flat. D1, ये रहा D1. फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर. मैच द फॉलोइंग. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दिया था इन सारे चारों में से? देखो, मनी के बाद आते ही मुझे दिख रहा है कि ये कीन्स है. इसका तो सबको पता है, 1936 में जनरल थियरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी लिखी थी. बाकी पावर्टी रिलेटेड इकोनॉमिस्ट हैं, तो पता है A1. क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी दी बहुत लोगों ने थी. फिशर ने दी थी, मॉडिफाई करी थी बाकी इकोनॉमिस्ट ने, लेकिन हाँ वो इकोनॉमिस्ट नहीं लिखे हैं, तो मुझे A1 पता है. एलिमिनेट करें. A1 तो वैसे इसी में है, ये रहा मेरा आंसर. बाकी ऑप्शंस भी समझ लेते हैं. इनवॉलेटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अब तो ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए, कीन्स ने दिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है इनवॉलेंटरी भी, क्योंकि मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता. रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो है, ये अभिजीत बैनर्जी, आंख बंद करके मार्क करो, इसने इस मेथोडोलॉजी को यूज करके अपनी रिसर्च में काफी सारे ऐसे इंटरवेंशंस टेस्ट करे थे जिनसे पावर्टी कम होती है या नहीं, ये चेक किया गया था. एंड अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच में रिलेटिव पावर्टी का बहुत यूज किया गया है. तो D is 4. दैट्स वाई योर ऑप्शन 1 इज योर आंसर हेयर. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग schools of thoughts in chronological order, oldest to recent. हम सबको पता है ओल्डेस्ट हमेशा क्लासिकल होता है, तो C तो पहले आएगा ही आएगा. वो सारे ऑप्शन हटा दो जहां C नहीं है पहले. ठीक है, मुझे ये पता है कि जो न्यू किनीशियन है वो सबसे लेट थे, तो C सबसे पहले और D सबसे बाद इसी ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर है. बट हम, सिंस आई एम टीचिंग यू दिस, आई विल ऑल्सो गिव यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. क्लासिकल आए थे सबसे पहले, फिर आपके आए थे कीन्स 1936, या आई थिंक 1700s के एंड में थे, ये आपके 1936 में था. उसके बाद मॉनिटरिस्ट 1950s में आए थे. इसको ऐसे याद रखो कि फ्राइडमैन की थ्योरीज 1950s में आई थी और वो एक मॉनिटरिस्ट था. देन न्यू क्लासिकल थ्योरीज जो ये रैशनल एक्सपेक्टेशन ये सब थी, ये 70s में आ गई थी. एंड न्यू किनीशियन तो 80s में आए थे, ये रोमर, मैनक्यू.
अब बेटा इसमें अगर एक और स्कूल ऑफ थॉट होता था नियो क्लासिकल, तो वो क्लासिकल और कीन्स के बीच में आया था। इसको प्लीज नोट कर लो। अगर ये भी ऑप्शन में देते हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है। So with this, we are done with December 2023, and I hope this was helpful. Also, know that if you buy our test series, which is going at a 50% off right now, you also get free 3 complimentary sessions with either me or Nancy ma'am so that you can get your doubts cleared. Thank you.